नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गीता गुप्ता। आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसको लिखा है हरियाणा की सुप्रसिद्ध लेखिका कमल कपूर जी ने और कहानी का नाम है लास वेगस की रात। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग आप सुन ही चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से दो अजनबी एक अनजान शहर में मिलते हैं और दो ही मुलाकातों में एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। हमारी कहानी के नायक अरुण तो हमारी नायिका संध्या को अपनी जीवन संगनी बनाने के सपने तक देखने लग जाते हैं। लेकिन कैसे अरुण के सपने एकाएक धराशायी हो जाते हैं जब उसे पता लगता है कि संध्या शादीशुदा है। ये सब आपने इस कहानी के पहले भाग में जाना। इसके बाद क्या होता है, आगे क्या होगा अरुण के सपनों का, क्या वो बना पाएगा संध्या को अपनी जीवन संगिनी? ये सब जानने के लिए, इन सवालों के जवाब को जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी लास वेगस की रात का दूसरा व अंतिम भाग। मन की सारी किरचें बटोर कर मैंने पूछा मूर्खों वाला एक सवाल, तो आप शादीशुदा हैं? जी हूँ या नहीं, क्या कहूँ? मतलब संदीप अब नहीं है। शादी के 3 साल 2 महीने बाद ही मुझे छोड़कर उस दुनिया में चले गए जहाँ से कोई नहीं लौटता। उसकी सारी शोखी उस एक क्षण में उदासी में बदल गई थी। ओह सो सैड। आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए ना अरुण। इतनी अच्छी बातें चल रही थी, पता ही नहीं चला कैसे मुंह से निकल गया अचानक। सॉरी। होता है संध्या, हो जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ। बड़े चाव से रुचि को ब्याह कर लाया था भारत से, पर उसके सपने बहुत बड़े थे और मैं और मेरा घर बहुत छोटे। दरअसल उसे NRI पति की ज़रूरत इसीलिए थी कि उस बैसाखी के सहारे वो इस देश में अपने पांव जमा सके। उसके बड़े सपने साकार करने के लिए एक मोटी आसामी मिल गई और वो उसके साथ चली गई। तलाक नाम का दाग मेरी जिंदगी पर लगाकर। कोई भी तो नहीं है मेरा, ना माँ ना बाबूजी, जिनके कंधे पर सिर रखकर रोता मैं। ये मेरा सच है। आपका दुख तो मेरे दुख से भी बहुत बड़ा है अरुण। संदीप तो इस दुनिया में ही नहीं है और मरे हुए का सब्र आ जाता है, जीते हुए का नहीं। और संदीप ने छोटी सी ब्याहता जीवन में इतना प्यार, इतनी वफा और इतनी खुशी दी थी मुझे, जितनी शायद ही कोई पति अपनी पत्नी को दे सके आज के युग में। उनकी यादों में भी मिठास है। मौत ने उन्हें मुझसे जुदा किया, पर आपको तो खैर जाने दीजिए। जो घटा आपकी जिंदगी में उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाइए। अब आगे अच्छा ही होगा और ये दाग वाग कुछ नहीं होता, हादसा समझे इसे बस। क्या कमी है आप में? अरे ठीक है ना, हजारों के साथ होता है दुनिया में ऐसा। नाउ बी चीयरफुल। शुक्रिया संध्या। उसका ये एक और रूप था मेरे सामने। अपने दुख को राई और मेरी व्यथा को पहाड़ मानकर मुझे समझा रही है, जीने के अंदाज बता रही है। मन ने कहा, अरुण यही लड़की है जो तेरे जीवन में बाहर ला सकती है। तुम दोनों एक प्रकार से रिश्तों की टूटन से गुजरे हो, इसलिए अच्छी तरह समझ सकते हो एक दूसरे को, पर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। और मेरा इरादा और मजबूत हो गया उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का। कुछ बोलिए अरुण, यूं खामोश ना रहिए। चलिए कुछ और बातें करें। फिल्मों का शौक है आपको? हाँ है, पर पुरानी फिल्में ज़्यादा पसंद हैं और गाने भी पुराने ही। राज कपूर की फिल्मों के गाने बहुत बहुत पसंद हैं। और आपको? मेरा तो फेवरेट टाइम पास ही फिल्में देखना है। लैपटॉप पर बस नई फिल्में देख डालती हूँ, सभी की सभी। नए पुराने गाने भी डाउनलोड करती हूँ। अंग्रेज़ी या हिंदी? हिंदी, सिर्फ हिंदी। अंग्रेज़ी फिल्मों में कौन दिमाग खपाए? मुझे हंसी आ गई और उसका फिर से सहज हो जाना अच्छा लगा। मुझे अपना पता बताइए संध्या, और घर के आसपास का कोई लैंडमार्क भी, ताकि नेविगेशन में डाल दूँ। सोनी स्टूडियो के सामने, या ऐसा करें आप इस्कॉन टेम्पल डाल दें। बाकी मैं हूँ ना आपके साथ। गई रात ढंग से सो नहीं पाया था मैं, फिर भी एकदम तरोताज़ा था। उसका साथ पल पल उत्साह भर रहा था मन में। उस जैसी प्यारी लड़की कोई नहीं देखी थी मैंने, ना भारत में और ना ही यहाँ। 11:15 हुए थे जब उसके घर के सामने गाड़ी रुकी। उसने विशुद्ध भारतीयता के साथ अनुरोध किया,
स्टारबक्स में भी आपने मुझे खर्च नहीं करने दिया। अब एक कप कॉफ़ी पीकर फ्रेश होकर जाएं। अच्छी खासी कॉफ़ी बना लेती हूँ मैं। नहीं शुक्रिया, फिर कभी, वादा रहा पक्का। एक मौका और बचा कर रखना चाहता था मैं संध्या से मिलने का। रात में सोच रहा था ये सब क्या घट गया मेरी ज़िंदगी में पिछले 30 घंटों में, और इतना फ़र्क है कल और आज की रात में। कल तक मैं कुछ नहीं जानता था उसके बारे में, उस तक पहुंचने का एक बारीक सा सूत्र भी नहीं था मेरे हाथ में। पर आज मैं उसका घर भी देख आया था। पर ओह, मैंने उसका सेल फोन नंबर तो लिया ही नहीं। कोई बात नहीं, उम्मीद की थोड़ी बहुत किरणें तो बटोर ही लाया था। अगली सुबह फ़ोन की ट्रिन ट्रिन से ही मेरी नींद खुली। बेहद कोफ्त हुई कि किसको क्या तकलीफ हुई इतनी सुबह सुबह, और फीड नंबर नहीं, कोई नया अनजान सा नंबर था। हेलो, गुड मॉर्निंग अरुण। नींद से तो नहीं जगाया ना? जैसी कोयल कुहकी और सुबह का मौसम अचानक खुशगवार हो गया। वेरी गुड मॉर्निंग संध्या, आपने तो मेरी मॉर्निंग सही मायने में गुड्डम गुड कर दी। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? खुशी संभाली नहीं संभल रही थी मुझसे। बस मिल गया। कहाँ से आप सोचते रहिए। असल में कल रात मैं आपको थैंक्स कहना भूल गई थी, इसलिए सुबह सुबह तंग किया आपको। थैंक यू सो मच अरुण, और हैव अ गुड डे कहकर उसने लाइन काट दी और मेरा दिन तो अच्छा बन ही गया था। उसकी मीठी वाणी भी सुनती थी और उसका सेल नंबर भी मिल गया था। मैं रोज़ सुबह उसे एक टेक्स्ट मैसेज करता और उसका जवाब ज़रूर आता, दिन या रात, किसी भी समय। मैं उस समय का बेताबी से इंतज़ार करता। लगता था मेरे दिल की हर धड़कन में समा गई है वो। आती जाती सांस के साथ दिल की सुबह पर एक ही नाम था, संध्या संध्या संध्या। इसी तरह से 9 दिन गुजर गए। मैंने कहीं पढ़ा था, तुम जिसे चाहते हो उसे अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, नहीं तो गुजरते वक्त की आंधी आपके प्यार को उड़ाकर कहीं दूर ले जाती है और आप देखते ही रह जाते हैं। मैं संध्या को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वीकेंड पर उसे फ़ोन किया। संध्या, क्या हम कल मिल सकते हैं कहीं? कल तो नहीं, परसों यानी रविवार को ठीक रहेगा। आप घर आ जाएं, साथ में लंच करेंगे। 1 बजे का समय दिया था संध्या ने, और मैंने ठीक 1 बजे ही उसके घर की घंटी बजाई। उसने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें एकदम तेज़ हो गईं। लाल सफ़ेद फूलों वाला सलवार सूट पहनी थी वो, हाथों में लाल कांच की चूड़ियाँ, माथे पर लाल छोटी सी बिंदिया का सितारा लगाए भला की खूबसूरत लग रही थी वो। बिल्कुल पंजाबी कुड़ी, जैसे मेरे मन की मुराद ही पूरी हो गई हो। मैं अक्सर कल्पना में उसे भारतीय परिधान में देखा करता था। उसकी तरह ही उसका घर भी खूबसूरत था तो एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट, लेकिन अत्यंत कलात्मक ढंग से सजाया था उसने। लिविंग रूम की एक एक चीज़ से उसकी सुरुचि संपन्नता झलक रही थी। ओस धुले फूलों सी ताजगी थी उस घर में। बाहर छोटी सी बैल्कनी, जी हाँ, और उसमें खूबसूरत फूल, हरे भरे पौधे, एक निराला संसार बसा हुआ था, लगभग 50 कमलों में। दरवाजे खिड़कियों के रेशमी पर्दों को खींचकर बाहर के उजाले को भीतर आने से रोककर दिन को जैसे रात बना दिया उसने, और कैंडल लाइट लंच का प्रबंध किया था। पूरी टेबल भारतीय व्यंजनों से सजी हुई थी और सारा खाना मेरी पसंद का था। हींग जीरे के छौंक वाली अरहर की दाल, चावल, दम आलू, शाही पनीर, दही बड़े, चटनी, पूरी और मेवे डली खीर, और साथ में दही की लस्सी पेश कर तो उसने मुझे चौंका ही दिया था। इतना सब आपने कब बनाया संध्या? सच में ऐसा स्वादिष्ट खाना मैं कभी माँ की रसोई में खाया करता था, उसके बाद आज खाया है। मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं जिनसे मैं इस खाने की तारीफ करूं। इतना सब क्यों किया आपने? आपने उस दिन जो मेरे लिए किया वो कोई भी किसी अजनबी के लिए नहीं करता अरुण। ये सब तो कुछ भी नहीं उसके सामने। ब्यूटी, ब्रेन और आर्ट का संगम है आप, और इतनी विनम्र भी। कम शब्दों में कहूँ तो सर्व गुण संपन्न। ऊपर से कोई दिखावा, कोई बनावट नहीं आप में। सच कहूँ आपके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ मैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कहाँ से कम है? हाँ पता है, बिल्कुल अनिल कपूर की तरह दिखते हैं आप, साथ में हम्बल, हेल्पिंग और स्वीट भी, एकदम मिस्टर परफेक्शनिस्ट। अपने प्रति उसके इस नज़रिए ने मुझे बल और उत्साह दिया अपने दिल की बात उस तक पहुंचाने का। 3 बजे लंच से निपटने के बाद संध्या ने अपने पसंदीदा सेंटा मोनिका बीच चलने का प्रस्ताव रखा। मैं तो उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार बैठा था। वो खुश हो गई और जल्दी से कपड़े बदल कर आई। अब वो बीच के हिसाब से तैयार थी। काली शॉर्ट कैप्री,
समुद्री नीले रंग की टी शर्ट और वी शेप की काली चप्पलों में थी वो, और अपने घुंघराले बालों को कसकर एक पोनी में समेट लिया था उसने। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो कुछ भी पहन ले, कैसे भी पहन ले, प्यारी लगती थी। पूरे 11 दिन बाद एक बार फिर वो मेरी गाड़ी में मेरे साथ थी। कुछ देर पैसिफिक पार्क और मॉल घूमने के बाद हम नीचे आ गए और महासागर के किनारे ठंडी गीली रेत पर बैठ गए। समंदर की लहरें बार बार आकर हमें भिगो जाती और वो आने वाली हर लहर का स्वागत किलक कर करती। उसकी पुलक भरी खिलन मेरे मन को छू छू कर जा रही थी। आइए हम रेत के घर बनाए अरुण, देखते हैं कौन ज्यादा सुंदर घर बनाता है, कहकर वो बच्चों की तरह रेत का घरौंदा बनाने में जुट गई। वो घर बना रही थी और मैं देख रहा था उस ऊंची बड़ी लहर को जो बड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। मैंने जल्दी से आगे खिसक कर उसका हाथ थाम लिया। ना बनाओ संध्या ये घर, ये सागर की बेरहम लहरें इसे अपने साथ बहाकर ले जाएंगी। पहले ही हम अपने अपने घर खो चुके हैं, अब और नहीं। वो हैरानी से मुझे ताक रही थी। अब इसी क्या तकलीफ है वाले भाव से। संध्या, बिना किसी लाग लपेट के मैंने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा ही ली। आओ हम दोनों मिलकर एक नया घर बनाएं। मतलब? वो चौंकी और कपड़ों से रेत झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। मैंने घुटने के बल बैठते हुए उसके आगे दोनों हाथ फैला दिए। मुझसे शादी करोगी संध्या? मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी ये सवाल पूछ रहे हैं आप? सच तो ये है कि मैं एक मत लाओ इस शब्द को अपनी जुबान पर, कोई मायने नहीं इसके। एक सच आपका है तो एक सच मेरा भी तो है संध्या। वो फिर बैठ गई मेरे सामने, पांव समेटकर और घुटनों को बाहों में बांधकर। यूं हाथ ना फैलाओ अरुण मेरे सामने, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो आधा सच था जो मैंने आपको बताया। पूरा सच तो ये है कि वो कुछ पल के लिए खामोश हो गई। इतनी देर में मेरी हर सांस मुश्किल से आ रही थी। ना जाने वो क्या कहेगी। तो सुनिए अरुण, उसने बात शुरू की। संदीप 2 साल के थे जब उसके पापा चल बसे। माँ की इकलौती संतान थे संदीप। एक लंबा संघर्ष झेला माँ ने और अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी बेटे को पालने और पढ़ाने में। सिविल इंजीनियर बनाया उन्हें, और जब उनकी दुल्हन बनाकर लाई ना मुझे, तो सबसे पहले यही बात कही माँ ने, मैं बेटा ब्याह कर बहू नहीं बेटी लाई हूँ। और सही मायने में बेटी की तरह ही रखा मुझे। इतना लाड़, इतना दुलार दिया कि मैं अपनी माँ को भी भूल गई। हम तीनों का एक छोटा सा संसार था जिसमें बेहद खुश थे हम। किसी चीज़ की कमी ना थी। हम तीनों ही नौकरी करते थे और अपने से ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अगर वो मेरे सपनों के राजकुमार से बढ़कर थे तो मैं भी उनके सपनों की रानी थी। एक सपना और पल रहा था उनकी आंखों में, US सेटल होने का, और वो कोशिश भी कर रहे थे। इसीलिए बच्चे की प्लानिंग भी नहीं की हमने। माँ ने भी कभी जोर नहीं डाला। मैं और माँ दोनों ही संदीप के सपनों के साथ थे। फिर संदीप चले गए। अगर मैं जानती होती कि संदीप इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनके 2 बच्चों की माँ बन जाती। कम से कम मुझे जीने का कोई मकसद तो मिल जाता। मकसद चाहे ना हो, पर वजह तो अब भी है मेरे पास जीने की। उछलती उमकती बलखाती लहरें अब भी आ आकर उसे भिगो रही थीं, पर उनसे बेखबर सिर झुकाए वो अपनी कहानी सुना रही थी। मैं माँ को संभालती, पर नहीं, अपने दुख यहाँ तक कि अपने आप को भूलकर वो मुझे संभाल रही थी। हम दोनों अपनी अपनी नौकरी पर जाने लगी तो मेरे मम्मी पापा आए मुझे हमेशा के लिए ले जाने के लिए। माँ ने भी इनकार नहीं किया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी माँ को छोड़कर। अब मैं ही इनका संदीप हूँ। माँ ने पहले पति को खोया, अब बेटे को। मैं भी इन्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो किसके सहारे जिएंगी ये? मम्मी पापा लौट गए और मैंने माँ से वादा किया कि संदीप के US जाने के सपने को मैं पूरा करूंगी और हम दोनों माँ बेटी वहीं रहेंगी। और यूं भी अरुण, वहाँ था भी क्या? ये हमारा देश, हमारा समाज, हमारे लोग दिन में 4-6 बार तो एहसास करा ही देते थे कि मेरा पति नहीं रहा तो मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। बहुत आहत हुई मैं। एक बार स्कूल से लौटी तो सामने कुछ औरतें आ रही थीं। वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें हाथों में थामे। शायद किसी पूजा से लौट रही थी वो। मुझे देखकर रास्ता बदल लिया उन्होंने।
शादी ब्याह की मेहंदी रात और सुहाग दान के समय भी मेरी मौजूदगी अखरने लगी थी लोगों को। किसी बहाने से मुझे वहां से दफा कर दिया जाता था। अब मैं माँ के उन दुखों को अच्छी तरह से समझ पा रही थी जो उन्होंने अपने पति की मौत के बाद 27-28 साल तक झेले होंगे, और उस स्थिति में दूध मुहे बच्चे को भी पाला। फिर वो बच्चा भी नहीं रहा। कैसे जी पाई होंगी वो। इतनी छोटी सोच वाले लोगों के बीच नहीं रहना था मुझे इस देश में, और ना ही मैं माँ को रहने दूंगी यहाँ पर। ये मेरा उनसे और खुद से भी वादा है। माँ मेरी जिम्मेदारी भी है, फर्ज भी और पूजा भी। रानियों की तरह यहाँ ला कर रखूंगी मैं उन्हें। 5 साल रही हूँ मैं उनके साथ, और अब 5 साल से इसी आस में जी रही है वो कि कब उनकी बेटी को ग्रीन कार्ड मिले और वो उन्हें अपने पास बुलाए। अरुण, कोई नहीं है मेरे सिवा उनका। बस अब वो जल्दी ही आ जाएंगी मेरे पास। किसी और के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हालांकि माँ भी चाहती हैं कि उनकी संध्या ब्याह करके घर बसाए और मेरे पति के रूप में वो अपना बेटा पाले। पर अरुण, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ वो जो भी होगा मेरे फर्ज निभाने के रास्ते में रोड़े अटकाएगा। मैं नहीं मानती इस बात को कि चाहे वो फरिश्ता ही क्यों ना हो, मेरे मृत पति की माँ को अपनी माँ समझकर अपनाएगा। क्यों करेगा वो ऐसा? अब हम कभी इस विषय में कोई बात नहीं करेंगे, कहकर उसने चुप्पी साध ली। संध्या चुप थी और उसकी आंखों से निकल रही बहती जलधारा उसके चेहरे को भिगो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उन मोतियों को अपनी हथेली में समेट लिया। इस फर्ज को निभाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा संध्या। उन्हें बेटी की जरूरत है तो मुझे भी तो माँ की जरूरत है। मुझे थोड़ा वक्त दो अरुण। और पूरे 4 महीने लग गए मुझे संध्या को समझाने और यकीन दिलाने में, और अब 3 साल 7 महीने गुजर चुके हैं। संध्या अब संध्या सरीन नहीं, संध्या मिश्रा है। माँ हमारे साथ हैं। संध्या कहती है माँ हमारे पास रहती हैं, पर मैं कहता हूँ हम माँ के पास रहते हैं, और उनके पास हमारी लाडली बिटिया प्राची मिश्रा भी रहती है। ओह, एक बात तो मैं कहना ही भूल गया। हम साल में एक बार उस तारीख को एलिस ज़रूर जाते हैं, उस रात की स्मृति को दोहराने जब हम पहली बार वहाँ मिले थे। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो इश्क का रंग सफेद पिया, ना छल ना कपट ना भेद पिया। 100 रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद
भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। 100 बार समझ के मानी, मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे